नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ये हस्ती इसलिए चर्चा में है, टोक्यो ओलंपिक के पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग या कुश्ती में उन्हें कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल को उन्होंने हासिल किया है। बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान भी है। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल्स जीतने वाले बजरंग पूनिया ये फर्स्ट पहलवान तो है। उसी के साथ ये चर्चा में इसलिए थे कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है। नेक्स्ट बात आती है नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने भी इस टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक को जीता है। भाला फेंक हमें इंग्लिश में उसको जैवलिन थ्रो कहते हैं। जैवलिन थ्रो का स्पेलिंग होता है JAVELIN, जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा ने इस जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल को, मेंस के पुरुषों के गोल्ड मेडल को हासिल किया है। और नीरज चोपड़ा की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जो शूटर थे, नेमबाज थे अभिनव बिंद्रा ने भी गोल्ड मेडल को हासिल किया था। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल को हासिल किया था। और उसके बाद जो सेकंड पर्सन ये नीरज चोपड़ा हो गए। उन्होंने दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक को जीता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक कब जीता था, तो उसका आंसर रहेगा 2008 का बीजिंग ओलंपिक। ये वैयक्तिक कैटेगरी का उनका या भारत का पहला स्वर्ण पदक था। उसी के बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक वैयक्तिक कैटेगरी में जीतने वाले नीरज चोपड़ा है। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र भारत के एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इस पदक को जीतने वाले ये पहले एथलीट है। स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट एथलेटिक जिन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल किया है, तो ये नीरज चोपड़ा रहेंगे जैवलिन थ्रो में। लेकिन पेरिस में जो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें नॉर्मन प्रिचार्ड, NORMAN, नॉर्मन प्रिचार्ड, PRITCHARD, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल कंट्री के लिए उन्होंने जीते थे। यहां पे नीरज चोपड़ा 2 हस्ती या 2 अचीवमेंट है उनकी। 2020 ओलंपिक के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एट द सेम टाइम स्वतंत्र भारत के एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलेटिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो उनका जैवलिन थ्रो था, उसका जो रेंज था ये 87.58 था। 87.58 था। तो आज हमने बजरंग पूनिया को भी देखा, एट द सेम टाइम हमने नीरज चोपड़ा को भी देखा। नेक्स्ट बात आती है जायद तलवार 2021 क्या है। ये जायद तलवार, नेम इटसेल्फ मेंशन, जायद ZAYED, ये इंडियन नेवी और UAE, यूनाइटेड अरब अमीराती नेवी के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसे हम बायलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं। नाम है जायद तलवार 2021। जायद तलवार 2021 कहां पे हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा पर्शियन गल्फ में। दोनों राष्ट्र की नेवी ने उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से
अभ्यास के माध्यम से सामरिक युद्धाभ्यास, क्षितिज लक्ष्यीकरण, खोज और बचाव और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए जहाजों द्वारा किया गया था। इस बायलैटरल एक्सरसाइज का नाम था जायद तलवार। नेक्स्ट बात आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2021-2022 के लिए। जो करंट एकेडमिक सेशंस है जिसे हम 2021-22 कहते हैं, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने वाला करंट एकेडमिक ईयर ने फर्स्ट स्टेट जो रहेगा इंडिया का, ये कर्नाटक गवर्नमेंट रहेगा। तो कर्नाटक सरकार ने वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश जारी किया है। हम सभी लोग जानते हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात इसका मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये हायर एजुकेशन में 26 से बढ़कर ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ाना है और ये 2035 तक टारगेट भी है। उसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल्स जिसे हम राष्ट्रीय कौशल्य क्वालिफिकेशन योग्यता ढांचा स्नातक कार्यक्रम का भी हिस्सा बन जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम का, स्नातक प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा। तो यहां पर हमने कवर किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा ये कर्नाटका। नेक्स्ट बात आती है विदाई ओलंपिक खेल टोक्यो, ये हमारा 32nd समर ओलंपिक गेम्स था। टोक्यो में इस गेम को हम कहेंगे या पूरी फेस्टिवल को एक विदाई दी गई या उसको कंक्लूड किया गया। तो ओलंपिक 2020 टोक्यो में 17 दिन का ये पूरा समारोह था और इस समापन समारोह पर जो बेसिक थीम था क्लोजिंग सेरेमनी का, वर्ड्स वी शेयर, दुनिया हम साझा करते हैं। वर्ड्स वी शेयर ये कंक्लूडिंग सेरेमनी का थीम था। सबसे बड़ी बात, ये फर्स्ट टाइम ओलंपिक की हिस्ट्री में ये ओलंपिक्स विदाउट दर्शकों के बिना ये आयोजित किया गया था। हमने अभी देखा था बजरंग पुनिया, उन्होंने टोक्यो में कुश्ती में, रेसलिंग में ब्रॉन्ज पदक को 65 केजी में हासिल किया था। तो ये बजरंग पुनिया टोक्यो के जो समापन समारोह था, ये भारत के ध्वजवाहक थे। भारत के ध्वजवाहक कंक्लूडिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया थे। आज तक के सभी ओलंपिक में भारत की ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसलिए थी कि भारत ने 7 पदकों के साथ, एक उसमें स्वर्ण था जिसे हम गोल्ड कहते हैं, 2 रजत था, 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य थे। तो के ओलंपिक में भारत का स्थान ये 48 हुआ था। सबसे पहला स्थान जो था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 39 गोल्ड और टोट। उसके साथ आता है चीन गणराज्य जिसे हम पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, 38 गोल्ड के साथ सेकंड स्थान पर था। और जापान जिन्होंने इस ओलंपिक की मेजबानी की थी, ये 27 के स्वर्ण जीतकर एक थर्ड स्थान पर था। लेकिन सबसे ज्यादा मेडल को जीतने वाला ये यूएसए था। सबसे ज्यादा मेडल को जीतने वाला सेकंड पर चाइना था। अगर थर्ड पे आता है सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला, तो ये रसिया या इनडायरेक्टली रसियन ओलंपिक कमेटी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेरिका ने 39 गोल्ड जीतकर फर्स्ट स्थान हासिल किया। चाइना ने 38 गोल्ड जीतकर थर्ड स्थान हासिल किया और मेजबान जापान ने यहां पर 27 गोल्ड जीतकर यहां पे
3rd स्थान हासिल किया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वावलंबन चैलेंज फंड। स्वावलंबन चैलेंज फंड शॉर्ट फॉर्म आता है SCF। तो ये स्वावलंबन चैलेंज फंड सिडबी ने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस उद्यमिता जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। सिडबी का लॉन्ग फॉर्म आता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने FCDO UK के साथ, FCDO UK फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस UK, FCDO फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस UK के साथ SCF स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है। स्वावलंबन चैलेंज फंड का मेन पर्पस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है और ये संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन आवंटित करने के लिए भी एक निधि सहायता तंत्र है। तो स्वावलंबन चैलेंज फंड के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे या सोशल स्टार्टअप जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो स्वावलंबन चैलेंज फंड रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करने का काम करेगा और ये इसीलिए फंड का अलोकेशन भी करेगा जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। जिस तरह से हमने कहा, जो स्टार्टअप या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए काम करेंगे, जो सामाजिक स्टार्टअप के जो संगठन हो गए, अगर इस तरह के कुछ काम करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उसके या उनको स्वावलंबन चैलेंज फंड ये फंड प्रदान करेगा। यहाँ पे सिडबी आता है। सिडबी का हमने लॉन्ग फॉर्म देखा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का मेन पर्पस होता है माइक्रो, यहाँ पर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। MSME को, सेक्टर को फाइनेंस करने का काम सिडबी करती है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के अंतर्गत काम करती है और सिडबी का रेगुलेशन और सुपरविजन हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आती है हस्ती रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इसलिए चर्चा में है, राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन के लिए उन्हें फिर से 3 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की चेयरमैन है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा का जो टेन्योर पीरियड है इसको 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। रेखा शर्मा इसलिए चर्चा में थी, हैप्पी टू हेल्प इस टास्क फोर्स की उन्होंने स्थापना की थी। हैप्पी टू हेल्प कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी अकेले घरों में जो फंसे बुजुर्ग थे उन्हें हेल्प करने के लिए हैप्पी टू हेल्प एक प्रोग्राम रेखा शर्मा के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की स्थापना 1992 में हुई थी। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों या पॉलिसी में सरकार को सलाह देने का काम करने वाली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक जिम्मेदार वैधानिक निकाय है और उसका मुख्यालय हमें न्यू दिल्ली में मिलता है। नेक्स्ट बात आती है चर्चा में उज्ज्वला 2.0। अगर उज्ज्वला 2.0 इसलिए चर्चा में है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के द्वारा इसे यूपी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। यहां पर उज्ज्वला 2.0 हम सभी लोग जानते हैं कि जो 2016 में उज्ज्वला 1.0 था, उसका जो मेन पर्पस था 5 करोड़ वुमेन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनके लिए एलपीजी कनेक्शन को प्रोवाइड करना। ये 2060 उज्ज्वला 1 का मेन उद्देश्य था। लेकिन उज्ज्वला 2.0 ये वित्तीय वर्ष में उसका मेन पर्पस
हम सभी लोग जानते हैं कि उसका मेन पर्पस यूनियन बजट में 21-22 में जो भी PMUY स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी इसमें गैस या LPG कनेक्शन दिया जाएगा। तो PMAU, यहां पर PMAU का अगर हम यहां पे देखना चाहते हैं कि उसका जो लॉन्ग फॉर्म है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ऑलमोस्ट 1 करोड़ हाउस होल्ड को या 2.0 के अंतर्गत LPG कनेक्शन दिया जाएगा। और उज्ज्वला 2.0 की बात आती है कि यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, उन्हें कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा, ओनली फैमिली डिक्लेरेशन ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए काम करेगा। उज्ज्वला 2.0 में 1 करोड़ टारगेट है प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना के तहत। एट द सेम टाइम्स जिन फैमिली को कवर नहीं किया उज्ज्वला 1.0 में उनको भी कवर किया जाएगा, माइग्रेंट वर्कर्स। और सेल्फ डिक्लेरेशन ये फैमिली डिक्लेरेशंस या प्रूफ ऑफ एड्रेस का काम करेगा। ये एक अलग हम कहेंगे पहचान है उज्ज्वला 2.0 की। अभी चर्चा में है जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन इसलिए चर्चा में है, DCGI भारत की ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने जॉनसन एंड जॉनसन के एक सिंगल डोज एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी पर्पस के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए परमिशन दी है। तो कोविड-19 अगर उसकी इफिशिएंसी आती है या प्रभावकारिता या सुरक्षा डेटा जो परसेंटेज आता है ये 85% है। तो भारत में दिए जाने वाले जो टोटल कुल मात्रा में वैक्सीन है उसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है और मॉडर्ना के बाद अब ये 5th वैक्सीन रहेगा, उसका नाम रहेगा जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट बात आती है 9 अगस्त ये सभी वर्ल्ड में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल या वर्ल्ड ट्राइबल डे के तहत इसको मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस आता है IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगस्त मंथ में कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो यहां पे IEEE का लॉन्ग फॉर्म में मालूम होना चाहिए। IEEE का लॉन्ग फॉर्म्स होता है यहां पे IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE का सेकंड जो कॉन्फ्रेंस था भारत के उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जिसे हम ITR कहते हैं या IRT भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चंदीपुर जहां पर DRDO की लेबोरेटरीज में है, यहाँ पे संपन्न हुआ था। तो इटसेल्फ नेम मेंशंस किया जाता है कि ए रेंज टेक्नोलॉजी का मतलब था डिफेंस या सुरक्षा के मामले में सुरक्षा प्रणाली जो होती है। तो दुनिया भर के प्रतिभागियों ने रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन संबंधित अपनी तकनीक को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे एक्सपोज किया था या डिस्प्लेस किया था। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.